सो हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे विदेशी आक्रमण। जो फॉरेन इन्वेजन थे उसको हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण जो हुए हैं वो 6थे से 4थे शताब्दी के बीच में हुए हैं, और इस बीच दो बड़े आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं। उसमें है ईरानी, जो उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश की करने की कोशिश की, और जो यूनानी थे ये सिकंदर, यूनानी का जो सिकंदर था। ईरानी जो आक्रमण है ये उस समय जो है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। साइरस उसका संस्थापक था। साइरस ने ईरान में हकमनी वंश की स्थापना की थी और इसने अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया। इतिहासकारों के अनुसार उसने अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर आक्रमण किए थे। अफगानिस्तान का एक जगह था कपीसा, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। भारत पर इसका क्या प्रभाव देखते हैं। भारत पर साइरस ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण तो किया, लेकिन भारत के आंतरिक भागों में पहुंचने में सफल नहीं हो पाया। उसके बाद डेरियस प्रथम, जो साइरस की मृत्यु के बाद ईरान का प्रथम शासक बना। वो साइरस का उत्तराधिकारी और साम्राज्य का महान शासक माना जाता है। भारत में सफलता की अगर बात करें साइरस को, तो भारत में साइरस को तो अंदर सफलता नहीं मिली, लेकिन वहीं जो है वो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र को जीतता है, उत्तर पश्चिम भारत के, और उसे 20वां प्रांत बनाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एक दो बार कि किसने, सॉरी साइरस ने, डेरियस प्रथम ने, किसने जो है वो उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीत कर, जो सिंधु नदी के आसपास में रहता है, जीत करके उसको 20वां प्रांत बनाता है। तो डेरियस फर्स्ट। भौगोलिक महत्व की बात करें भारत की, तो उत्तर पूर्वी में हिस्से में जो है हिमालय है, जिससे भारत सुरक्षित रहता है। लेकिन उत्तर पश्चिम में जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे पहाड़ों के बीच दर्रे थे, और यहीं से आक्रमणकारी जो है वो भारत पहुँचते हैं। अगर साम्राज्य की शक्ति की बात करें, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ईरानी साम्राज्य था वो आज के अमेरिका के जैसा महाशक्ति था। सोच सकते हैं कितना बड़ा शक्तिशाली रहा होगा। इसकी शुरुआत साइरस ने की और चरम पे इसको पहुंचाया डेरियस ने। विदेशी प्रभाव की अगर बात करें भारत में, तो खरोष्ठी लिपि और पत्थर के स्तंभ बनाने की कला जो है वो भारत में आती है, जिसे बाद में अशोक ने अपना लिया। अब आते हैं सिकंदर का आक्रमण और अप्राचीन भारत पर उसका प्रभाव। सिकंदर और पुरस का युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे। ये युद्ध बड़ा ही रोचक हुआ था। मैं इस युद्ध की झलकियां आपको कुछ देना चाहता हूँ। जैसे कि 326 ईस्वी का समय था, 326 बीसी का टाइम था, और उस समय दुनिया का एक बड़ा विजेता सिकंदर नाम था उसका। ये पूरी दुनिया को जीतने की आस को लेकर के, या अपनी सेना को लेकर एक के बाद एक देश जीतता चला जा रहा था। तभी उसकी नज़र भारत पर पड़ती है और वह भारत को जीतने के प्रयास में भारत की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जब वो तक्षशिला पहुंचता है, तो तक्षशिला में के जो शासक थे तक्षशिला के, वो थे आम्भी। कौन थे? आम्भी थे। आम्भी वो बिना युद्ध लड़े अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए सिकंदर के सामने। सिकंदर इसी उत्साह के साथ और आगे बढ़ता गया, लेकिन क्या पता था कि उसका इंतजार भी कोई कर रहा है। जब वो झेलम नदी के किनारे पहुंचा, बरसात का मौसम था, नदी उफान पर थी, सीधे पार करना खतरे से खाली नहीं था। सिकंदर ने चाल चली और उसने अपनी सेना को जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, और रात के अंधेरे में चुपके से नदी को पार कर लिया। नदी के उस पार एक छोटा सा राज्य था भारत का, जो आज के पंजाब का इलाका मान सकते हैं उसको, और उसका नाम था
उस राजा का नाम था पौरुष। एक्चुअली नाम है पौरुष, पौरुष है, बट लोग कहते हैं पोरस। ठीक है, पोरस। युद्ध की शुरुआत होती है और युद्ध में पोरस की हार हो जाती है। कारण सिर्फ ये था कि सबसे पहले तो सिकंदर जो है वो पोरस की विशाल हाथी सेना को देखकर डर जाता है। पहली बार वो इतनी विशाल हाथी सेना को देखा था। लेकिन जब युद्ध शुरू होता है तो सिकंदर के घुड़सवारों ने हाथियों की आंखों में वार करना शुरू किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो हाथी थे वो तितर बितर होना शुरू हो गए और अपने ही सिपाहियों को रौंदते हुए भागने लगे। जिससे क्या हुआ, पौरस का, राजा पोरस के जो सिपाही थे वो मारे भी गए और युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार पोरस जो है ये युद्ध को हार जाते हैं। लेकिन इतिहास का एक सबसे प्रसिद्ध संवाद है, मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। जब पोरस को सिकंदर के सामने लेकर के आया गया तो सिकंदर ने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने घायल अवस्था में सिर्फ एक जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही आप मेरे साथ व्यवहार करिए। यह सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। उसने फिर पूछा, इसके अलावा कुछ और इच्छा है क्या? पोरस बोले, इस बात में सब कुछ शामिल है। मतलब उन्होंने जो कहा था पहले कि जैसा एक राजा के साथ दूसरा राजा व्यवहार करता है, इसमें सब कुछ शामिल है। सिकंदर पोरस की बहादुरी और आत्मसम्मान से इतना प्रभावित हुआ कि उसका जो जीता हुआ सारा राज्य था उसे वापस लौटा दिया और उसके आसपास के जो कुछ जीते हुए राज थे वो भी पोरस को दे करके पोरस को अपना मित्र बना लिया। ठीक है, ये भी एक कारण था। और दूसरा कारण ये था कि वहाँ से झेलम, और वहाँ से वो वापस चला गया, झेलम नदी से ही वापस चला गया। उसका दूसरा कारण ये भी था, मगध में इधर नंद वंश का शासन था। ठीक है, और इस समय जो है ये अपने चरमोत्कर्ष पर चल रहा था। दूसरी चीज़ कि सिकंदर के जो सिपाही थे वो भी बीमार हो रहे थे। अपने भीतर ही जो है वो रिबेल होना शुरू कर दिए कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 10 सालों से वो जो युद्ध लड़ रहे थे अपने घर परिवार से दूर बाहर रह करके, वो अपने परिवार से मिलना चाहते थे। इस बात से सिकंदर जो है वो आखिरकार सोचा कि चलो अब बहुत हुआ, वापस चलते हैं। फिर सिकंदर की वापसी के समय जब वापस चला जाता है तो बेबीलोन में उसकी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सिकंदर की छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया है। जैसा कि मैंने स्टोरी में बताया था कि तक्षशिला के जो राजा थे आम्भी ने सिकंदर का साथ देने से का वादा किया। सोचिए, देश के भीतर ही विश्वासघात। ठीक है, पोरस का जो राजा था झेलम और चुनाव नदियों के बीच स्थित था पोरस का राज्य। तो फिर झेलम का जो युद्ध होता है उसको विदेशता का युद्ध भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हाइडेस्पेसिस। परिणाम वही हुआ जो मैंने बताया, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया और लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस दे दिया गया। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा। भारत से लौटते समय 323 में बेबीलोन में बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर जो है, जो द्वारा बसाए गए जो नगर थे और उसके सेनापति थे उसको देखते हैं। सिकंदर अपनी जीत की यादगार में दो प्रमुख नगरों की स्थापना की थी, एक निकैया और एक बूके फला। निकैया का अर्थ होता है विजयनगर, जिसे जीत की खुशी में बसाया गया हो, और बूफे कला जो है वो सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था जो अपनी
घोड़े की याद में उसे वो बसाया था। सिकंदर का जो प्रमुख सेनापति था वो फिलिप था, जो थल सेना था। सेलूकस निकटर जो था ये भी थल सेना था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करेगा। और निर्याकस जो था वो जल सेनापति था। अब हम समकालीन इतिहास के बारे में देखें, सिकंदर के समकालीन इतिहास के बारे में। तो सिकंदर के साथ कुछ महत्वपूर्ण विद्वान भारत आए थे जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा। अरिस्टोबुलस, इन्होंने युद्ध का इतिहास लिखा था। निर्याकस जो जल सेनापति था और लेखक भी था। ओनेसिक्रिटस, ये अन्य प्रमुख विद्वान थे, सिर्फ नाम याद रखना है। उसके बाद देखते हैं भारत में मूर्तिकला और यूनानी प्रभाव। भारत में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। पहली है मथुरा कला, गंधार कला और अमरावती कला। जो मथुरा कला है वो हमारी स्वदेशी शैली है, जो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाया जाता है। गंधार कला जो है वो इंडो ग्रीक शैली पर आधारित है, इसमें यूनानी कला का मिश्रण है। और जो अमरावती कला है वो दक्षिण भारत में विकसित हुई थी, जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों शैलियों में बुद्ध की प्रतिमाएं प्रमुखता से अपनाई गई है। उसके बाद है यूनानी, ग्रीक का भारत पर आक्रमण का प्रभाव क्या होता है। यूनानियों के आने से भारत में कई बदलाव हुए, जैसे गांधार कला का उदय मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दिखता पर्दा प्रथा। यूनानियों के आने के बाद पर्दा प्रथा जो है, भारतीय रंगमंच में पर्दा गिराने की जो प्रथा है, यूनानियों की देनी है। भारत और ईरान के बीच नए थल और जल मार्ग खोले गए व्यापारिक मार्ग के लिए। मुद्रा प्रणाली में भारत में उलूक शैली के सिक्के चलाए गए और सोने के लिखित सिक्कों का प्रचलन यूनानियों के द्वारा स्टार्ट हुआ। ज्योतिष और खगोल विज्ञान की बात करें, यूनानियों ने भारतीय ज्योतिष पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। झेलम नदी को ही प्राचीन समय में वितस्ता कहा जाता था, जो वितस्ता हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध कहा गया, ठीक है। उसके बाद एक गंधार कला को याद रखने का सरल तरीका यह है कि इसमें बुद्ध की प्रतिमा बनी देवता अपोलो जैसी दिखाई देती है। बस हो गया। पश्चिम भारत में विदेशी आक्रमण, ये सब मैंने कर दिया था क्लियर। चलो ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद है डेरियस टू। डेरियस टू जो है वो हकमनी वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में यूनानी शासक सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया था और दारा तृतीय को पराजित कर हकमनी साम्राज्य का पतन कर दिया था। ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव है भारत में, तो इससे भी व्यापार में वृद्धि हुई। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत किए गए। खरोष्टी लिपि और अरामाइक लिपि जो है वो ईरानी आक्रमण की ही देन है, याद रखेंगे इसको। खरोष्टी और अरामाइक जो है ईरानी आक्रमण की देन है, अरामाइक। अभिलेखों की परंपरा जो है, भारत में पत्थरों पर संदेश लिखवाने की जो परंपरा है वो ईरानी परंपरा की देन है, ठीक है। ईरान के थे सिकंदर महान के बारे में कुछ हम चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। सिकंदर ने भारत पर क्यों रुख किया था, ये तो पता ही है। इनमें जन्म होता है इसका मैसेडोनिया में 356 में। फिलिप टू पिता थे इनकी। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में सिंहासन में बैठते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है मात्र 33 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो ये था हमारा फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब मौर्य साम्राज्य। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि बौद्ध और जैन को ख़त्म कर लें एक वीडियो में। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम मौर्य साम्राज्य, उसके बाद प्रशासन, राजनीतिक, मतलब 2-3 क्लास और चलेगा एंशिएंट हिस्ट्री का। उसके बाद हम मेडिएवल में जाएंगे और फिर मॉडर्न देखेंगे। थैंक यू। और एक बात, अगर हमारी वीडियो आप सबों को पसंद आ रही होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि
आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं और खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जो है वो किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मैं बीपीएससी से बात कर रहा हूँ, बीपीएससी हो या फिर किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।